जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए कर रहे हैं टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी क्वेश्चन हैं पूछे गए प्रश्न हैं, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। क्या पूछा है आपसे, तो आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो राष्ट्रपति की बात हो रही तो वर्तमान समय देश के जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 सालों के लिए होता है। अब आपसे पूछा कि इसमें किस अनुच्छेद से निर्धारित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद पर नियुक्त की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक कार्य करेगा। हालांकि वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित भी हो सकता है। संविधान में कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति के पद से हटने के 3 प्रमुख तरीके हैं। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दिया जाता है, महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत, और कार्यकाल समाप्ति यानी कि 5 वर्ष पूरे होने पर। बाकी विकल्पों की बात करें तो वह भी इंपॉर्टेंट है, वह भी एग्जाम में आपके सीधे सीधे पूछा है, तो इसको भी जानना चाहिए आप लोग को। अनुच्छेद 52 जो है भारत में राष्ट्रपति पद के अस्तित्व से संबंधित है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता की शर्तें बताता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉशिंगटन संधि। वॉशिंगटन ट्रीटी के अनुसार नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन संधि के तहत की गई थी। यह एक सैन्य गठबंधन है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। किस संधि के तहत? तो वॉशिंगटन संधि के तहत। इसका मुख्यालय कहाँ है? बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। तो मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और मूल सदस्य देश हैं इसके 12 इसके सदस्य देश हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, काठमांडू नेपाल में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन यानी कि दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी सहयोग बढ़ावा देना। तो क्या ध्यान रखना है आपको, इसकी स्थापना जो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। सार्क की स्थापना जो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ? तो ढाका बांग्लादेश में। इसका मुख्यालय कहां है? काठमांडू नेपाल में है। इसके सदस्य देश ध्यान रखिए, इसके सदस्य देश हैं 8, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? तो आधिकारिक भाषा है जो सार्क की वो अंग्रेजी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे। आपसे पूछा है कि सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम मानव गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब यानी कि बिहार में हुआ था। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा। उन्होंने अपने जीवन के अंत में घोषणा की कि गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों का अंतिम और शाश्वत गुरु होगा। इस प्रकार गुरु परंपरा का अंत हुआ और गुरु ग्रंथ साहिब को जीवंत गुरु का दर्जा दिया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 241 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 241 में यह प्रावधान
प्रावधान है कि संसद किसी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद उन केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है जहां पहले से किसी राज्य के उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र लागू नहीं है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में इसी अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 239 बी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है और अनुच्छेद 252 राज्यों द्वारा संसद को विशेष विषयों पर कानून बनाने की शक्ति सौंपने से संबंधित है। आपको एक्स्ट्रा विकल्प इसलिए बताता हूं कि आप एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले जाए तो आपका वह प्रश्न गलत ना हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग गठन किया गया है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 280 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसका गठन हर 5 वर्ष यानी में एक बार किया जाता है। आयोग का कार्य क्या है, तो आयोग का कार्य जो है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा तय करना होता है। यह एक संवैधानिक निकाय है। पहला वित्त आयोग 1951 में स्थापित हुआ। इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान समय में 16वां वित्त आयोग लागू है जिसके जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया साहब हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडीज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है या दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तक फैली हुई है। यह पर्वत श्रृंखला 7 देशों वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना से होकर गुजरती है। एंडीज में ही आंकोगुआ शिखर स्थित है जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई 6961 मीटर है। बाकी विकल्पों की बात करें तो रॉकीज माउंटेन्स जो है या उत्तर अमेरिका में स्थित है। यूराल पर्वत जो है यूरोप और एशिया की सीमा बनाते हैं और एटलस उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया से यूरोप को अलग करती है। आपसे पूछा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है एशिया से यूरोप को अलग करती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूराल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूराल पर्वत श्रृंखला वह भौगोलिक सीमा है जो एशिया और यूरोप महाद्वीपों को अलग करती है। यह पर्वत श्रृंखला रूस में स्थित है और उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में कजाकिस्तान तक फैली है। बाकी विकल्पों की बात करें तो हिमालय दक्षिण एशिया में स्थित यूरोप से कोई संबंध नहीं है। एंडीज दक्षिण अमेरिका में स्थित है और राकीज उत्तर अमेरिका में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गांधी जी ने किस अधिनियम के विरुद्ध लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था। आपसे पूछा कि गांधी जी ने किस अधिनियम के विरुद्ध लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉलेट एक्ट 1919 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून भी कहा जाता है 1919 में ब्रिटिश सरकार ने पारित किया था। इस कानून ने सरकार को यह अधिकार दिया कि वह बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार और जेल में बंद कर सकती है। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के दौरान जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में घटना घटी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा यानी कि साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस अनुच्छेद को कहा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। यह अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका दायर कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत रिट्स जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडमस प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, सर्टियोरी जारी किया जा सकते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 29 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनता है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 34 आपातकालीन परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। अब
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार। आपसे पूछा कि 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पीवी सिंधु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पीवी सिंधु भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं। एक जीता है रजत पदक रियो ओलंपिक 2016 में और कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक 2020 में, तो उन्होंने 2 पदक जीता। या बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और अपने अद्भुत प्रदर्शन से भारत को कई अंतरराष्ट्रीय पदक दिला चुकी हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी नाम याद रखिएगा, भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता है जिन्हें 2000 सिडनी वेटलिफ्टिंग में कांस्य पदक मिला था। बाकी ओलंपिक की बात करें तो 2028 में जो ओलंपिक होगा वह होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में। लॉस एंजलिस भी तीसरी बार मेजबानी करेगा। और 2032 का जो होगा वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। इससे पहले जो हुआ था 2024 में वो पेरिस फ्रांस में हुआ था और 2020 का जो होता टोक्यो जापान में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता दी गई। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता दी गई, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 21वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इस संशोधन से पहले 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, सिंधी को जोड़कर यह संख्या 15 हो गई थी। बाद में 71वें संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तथा 92वें संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के कितनी बार अध्यक्ष चुने गए थे। आपसे पूछा कि दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के कितनी बार अध्यक्ष चुने गए थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर लिख दीजिए। दादा भाई नौरोजी जो बने हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष वो बने हैं 3 अधिवेशन के, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष चुना गया था। वे कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ और आदरणीय नेताओं में से एक थे। उन्होंने 3 अलग अलग वर्षों में अधिवेशनों की अध्यक्षता की। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन की, 1893 में लाहौर अधिवेशन की और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। यही उन्होंने स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया था। बाकी अगर आपको इंपॉर्टेंट बताएं दादा भाई नौरोजी से, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। यह बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। उन्होंने ड्रेन थ्योरी प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने बताया कि ब्रिटिश प्रशासन भारत से धन का दोहन कर रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है और इसकी लंबाई कितनी है। आपसे पूछे कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, उसकी लंबाई कितनी, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले ये लोग सब लोग टिक करके आते थे, जब टिक करते थे गोरखपुर रेलवे स्टेशन। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहले इसका सही आंसर था, परंतु अब जो हो जाएगा वो हो जाएगा हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। हुबली रेलवे स्टेशन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली अब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी जंक्शन भारत की ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1507 मीटर है। यह रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इसे दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा 2023 में आधुनिक रूप से विकसित किया गया। इससे पहले गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि जिसकी लंबाई 1366 मीटर थी, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है तुजू दर्रा भारत किस देश से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा कि तुजू दर्रा जो है भारत को किस देश से जोड़ता है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तुजू दर्रा भारत और चीन के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है। यह लद्दाख क्षेत्र में भारत चीन सीमा पर स्थित है। इस दर्रे का सामरिक महत्व बहुत अधिक है क्योंकि यह भारत के उत्तरी पूर्वी लद्दाख क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। यह हिमालय के श्रृंखला में स्थित कई प्रमुख दर्रों में से एक है, जैसे नाथुला, जोलेपा लद्दा और लिपुलेख दर्रा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपसे पूछा है
कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1993 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन करना है। आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि संवैधानिक है। इसके पहले अध्यक्ष जो थे न्यायमूर्ति रंगनलाल मिश्रा थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास स्थल कौन सा है? आपसे पूछा है कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास स्थल कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी डाउनिंग स्ट्रीट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास और कार्यालय 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में स्थित है। इसे प्रायः नंबर 10 के नाम से भी जाना जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है में से किसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दी थी? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दी थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सितारा देवी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। उन्हें उनके अद्भुत नृत्य कौशल और मंच प्रदर्शन के लिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दी। टैगोर ने यह उपाधि 1930 के दशक में शांति निकेतन में प्रदर्शन के बाद दी थी। सितारा देवी को बाद में पद्मश्री 1973, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1969 जैसे सम्मान भी मिले। वे कथक की बनारस घराने से संबंधित थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वर्ष 1995 में गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? आपसे पूछा कि वर्ष 1955 में गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी राजपथ। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 1950 को आयोजित हुई थी, लेकिन यह राजपथ तत्कालीन किंग्सवे पर नहीं हुई थी। 1950 से 54 तक परेड विभिन्न स्थानों जैसे रेड फोर्ट, इरविन स्टेडियम, रामलीला मैदान और संसद मार्ग पर आयोजित की जाती है। वर्ष 1955 से पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन पहले जिसका नाम था राजपथ अब हो गया कर्तव्य पथ पर किया गया। तब से लेकर अब तक यानी कि 2025 तक यह परेड यहीं आयोजित की जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? आपसे पूछा कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन का प्रथम गति नियम कहता है कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तो वह वस्तु यदि विराम में है तो विराम पर रहेगी और यदि गति में है तो समान वेग से सीधी रेखा में चलती रहेगी। यही गुण वस्तु का जड़त्व कहलाता है, अर्थात वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था को बदलने का विरोध करती, इसलिए इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर चलती गाड़ी अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, जो गति का जड़त्व है। स्थिर गाड़ी चलने पर पीछे की ओर झटका लगता है या विरामा का जड़त्व है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है, यह एग्जाम में पूछता है। तो ये रहे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपसे पूछा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क के बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद।